बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पे बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना, मैंने और हमारी पार्टी ने आपके एक एक मसले को नोट किया। ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक दिखावटी चर्चा नहीं है, ये कोई कार्यक्रम करना है उसके बाद अपने घरों को लौट जाना है। ये एक तहरीक है, ये एक आंदोलन है और ये आज उसकी शुरुआत का दिन है। और ये लखनऊ है, आज हम लोग लखनऊ में हैं और कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच पूछिए कि मुस्कुराने जैसे हालात नहीं। हालात तो ऐसे हैं कि जो तकलीफ में है वो रो भी नहीं सकता, अपना जख्म भी अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता। ये हालात बड़े शानदार वक्ता जो इस मंच से अपनी बात इन्होंने रखी, और बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं जो समय कमी कारण बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिल से, कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में है इस पर भी आपके सामने अपनी बात रखूं। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, महबूब मतलूब नेताजी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहां सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोहर आजाद साहब हैं, राम मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तोहिद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, वो तबियत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद है, बीडी नकवी साहब हैं, आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा। शैलेंद्र वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है। मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है, गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए। और सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग आप दोनों हाथ खड़े होकर खड़े करके धन्यवाद बोलो। धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहां की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुमेर साहब, सावेद साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारे लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहां मौजूद। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के, यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता।
आज तक तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते। मेरे याद है, मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं कहता। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या कहकर चलाए, लेकिन आज भी मैं उसी स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पे धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते, होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर लियो पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिपोर्ट किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। तो भैया कौन सा विवादित बयान है, मुझे ये तो बता दो, कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तो बैठिए ना, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का नहीं पढ़ने देना, आप बैठ जाओ, आप बैठ के सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पर ध्यान न देके इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं और यहां से जाने के बाद उस पर अमल करें। जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सबकी बदल गई, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग हैं ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा है। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में, अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोग होगी। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हुकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम है। तो बात यह हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई और ये भी कहा गया कि चर्चा हो, समस्या जानी जाए और समस्या का हल निकाला जाए।
तो इसलिए आज की जितनी चीजें आपने रखी, चाहे वो तालीम से जुड़ी हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक आजादी से जुड़ी, उन सब चीजों को नोट किया गया। उनको हम लोग आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, इस बात का मैं आपको वादा देता हूं। इसीलिए उन समस्याओं को सुना गया है और उन पर लगातार अब चर्चा होगी और उनको किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि जानने की छड़ी तो नहीं कि बस कह दिया और हल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, मुझसे पहले अपने हमारे बड़े शानदार लीडरों को सुना, मैं भी उनको सुनना चाहता था, समय कमी थी और मैं समझ रहा था कि वो बोल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं समय उनके आगे आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार आधे आधे करके बुलाएंगे और आपका समय बढ़ाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है ना। लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म हो गया आज के समय, लड़ाई तो आज शुरू हो रही है और लड़ाई इस बात के साथ शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश के कॉलेज कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां कैसे होंगी, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी, उनका हिस्सा बैठता हो मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी कैसे रहेगी, सामाजिक आजादी कैसे रहेगी, आर्थिक आजादी कैसे रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पे चर्चा करनी। तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूं। हम कोई काम छुपा के नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो खुलेआम करते हैं, सबकी नजरों में करते हैं। और आज मैं लखनऊ से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे, किसी से ना पूछो ना किसी की मानो, संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। ये हवाई बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में, क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएंगी। तो मैं उनको अभी कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर ले, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता तभी पता लग जाता कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी का संगठन, उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया होगा। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा चुनाव के टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिया। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोहर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोहर आजाद साहब इस मंच पर बैठे हैं, वो बता सकते। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशिफ रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है, काशिफ रजा साहब यहां बैठे, पूरा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी में जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा, उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये दोनों लोग यहां बैठे हैं, इस बात की गवाह। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी है। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहां बैठे हैं। उनके काम में कोई वो नहीं करता, वो राष्ट्रीय कमेटी सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चल रहा है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब सुल्तान साहब बैठे हैं हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष का कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन होगा, आप देखते जाओ।
अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी शुरू किया। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून, और दिन था अर्जक संघ की स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाया, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास ही देंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना के जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी से छुपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्व पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पे अभी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ ये चर्चा थी जो संवाद के रूप में बदली। और अभी संवाद हुआ है, अभी संघर्ष होगा। क्या होगा? जोर से बताओ। मेरी अकेले की आवाज मुझे ज्यादा। अनस भाई क्या होगा बताओ, भाई क्या होगा बताओ। अभी तो संघर्ष होगा। ये आजाद भारत है, ये गुलाम भारत नहीं। आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान है। गुलाम भारत में राजतंत्र था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और चुनाव नहीं होते थे। राजा के परिवार में जो व्यक्ति पैदा होता तो वही दूसरा राजा बनेगा, यही तय होता। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत बड़ी आबादी राजतंत्र की तरह ही जी रही। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। वो गुलामी की बेड़ियां नहीं काट पा रहे। राजतंत्र में लाठी, तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें चलती थी, हजारों लोगों की जान जाती थी। लेकिन भारत के संविधान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, न लाठी चलाना, बंदूक चलाना, न तोप चलाना, न किसी को बुरा कहना, अच्छी बात कह के अपना हम क्या कर सकते हैं समझा के आप इस व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। इस लोकतंत्र को समझ लो। इस लोकतंत्र का फॉर्मूला ये है, जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जिनका वोट होगा उनका राज है। और उत्तर प्रदेश देश इस बात का गवाह है, और बिहार में जातिगत गणना हुई थी, आप आंकड़े पता कर लो कि जिनका वोट है उनका राज नहीं। और जब तक आप अपने वोट की अहमियत नहीं समझोगे, आपने जितने मसला बताए, जितनी समस्या आपने बताई, तालीम की हो, स्कॉलरशिप की हो, धार्मिक आजादी की हो, रोजगार की हो, या और कोई समस्या हो, जुल्म जाति अन्याय की हो, बुलडोजर से लेकर कोई समस्या हो, उसको हल कैसे करोगे जब कुर्सी पे सत्ता में दूसरी पार्टी के लोग बैठे होंगे और कुर्सी पे उनके चहेते अधिकारी बैठे होंगे, डीएम एसएसपी उनके होंगे, डीआईजी आईजी उनके होंगे, एडीजी डीजीपी उनके होंगे, चीफ सेक्रेटरी से लेके और गांव का सेक्रेटरी उनकी बात मानेगा, तो वो आपको न्याय क्यों देंगे? आप बताओ। आप सोच के तो देखो ना। आपकी सारी समस्या मैं मानता हूं, ये समस्या, लेकिन समाधान क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास राज होगा, जिसके पास कुर्सी होगी, जिसके पास कलम होगा, वही तो योजना बनाएगा, वही तो नीति बनाएगा, वही तो पॉलिसी बनाएगा, वही तो लागू कराएगा। अब मैं कह रहा हूं कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया और वोट हमने अपना संगठित नहीं किया, वोट को हमने इधर उधर बखेर दिया और परिणाम हमारे खिलाफ आए, और दूसरी पार्टी के साथ सत्ता में है, ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई तो वो आपको क्या बांटेगी? मिठाई? आपके बच्चों को तालीम देगी? आपको स्कॉलरशिप देगी? आपको सम्मान देगी? वो तो लठी मारेगी ना भाई। वो तो वोट इस बात में मांग रहे हैं कि आप हमें वोट देते, हम इनको लठ मार देंगे। आप समझो, मैं तो खादिम साहब बैठे, मैंने देख लिया उनको। अगर मुसलमान, मैं सच कह रहा हूं, बीजेपी को वोट देने लग जाए इस देश में, मैं सच कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। वो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं इस समय, जिनसे मुकाबला है।
मैं किसी और दल पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सत्ता से बात करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी हमारी लड़ाई नहीं, ये तो हमारे लोग गुमराह, वरना हमको जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को जो सबसे बुजुर्ग में से खींच खींच के धक्के मार के कोने में कर दिया जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो अपमान को इज्जत समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? इज्जत तो दिखती है, इज्जत इस मंच की गवाही है, इज्जत किसे कहते हैं? वरना आप देख लो, अभी 15 दिन नहीं हुए ऐसे कौनी मार मार के वहां कोने में ले गए। बताओ लेगे नहीं लेगे? बताओ। तो ये तो दिखती है अपने आप। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को नकार के और आप ये कहते हैं कि वो आपको वोट भी देती रहे, ये तो इनकी ईमानदारी है। मैं, हमारे वसीम साहब खड़े हैं और नईम साहब खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति आपको इस देश को लेकर डूबेगी। मेरी बात को आप याद रखें। सकारात्मक राजनीति करो, वोट को किसी को हराने के लिए मत दो, वोट को किसी को जिताने के लिए दो, वोट को जीतने के लिए दो, वोट को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते दो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? और यही चला रहा है लंबे समय से कि फलानी पार्टी को हराना है, फलानी पार्टी को हराना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी 70% एनर्जी किसी को हराने के लिए लगाऊंगा, तो 30% एनर्जी से मेरा कौन सा भला हो जाएगा? हमारी पूरी एनर्जी 5 साल हम लोग जुर्म जात के अत्याचार सहते हैं और बाद का 1 महीना हम इस बात पर लगाते हैं कि इसको कौन हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप कुर्सी पर नहीं बैठोगे, जब तक आपके बच्चे पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, सीआरपीएफ का जवान, सीएसएफ का जवान, एडीएम, डीएम, एसडीएम नहीं बनेगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं बनेगा, एडीजे, डीजे नहीं बनेगा, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे? आज भी तो अधिकारी तो आज भी है या नहीं है? बताओ कुर्सियों पे है या नहीं है? अधिकारी भी है, सरकार भी है, फिर क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल रहा है? फिर क्यों कह रहे हो न्याय हो रहा है? क्योंकि जिस सोच के लोग बैठे हैं कुर्सी पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज ही हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में आते हैं। कथा कर दी क्यों साहब? आपको पता है कथा कर दी थी इटावा में, तो चोटी काट दी। किस चीज से शुरू किया है? पेशाब से शुरू किया। आप सोचो ये क्या सोच है? ये क्या सोच है? जिसके ऊपर पड़ती है उसको लगता है कि मेरे ऊपर ही शोषण हो रहा। मैं आपको सच कह रहा हूं देहरादून वालों, शोषण तो यहां सभी पे होगा। जो सरकार के विचार के साथ नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या मुसलमान हो या दलित हो या वो कर्मचारी या अधिकारी हो, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात करें। ये सरकार उन्हीं की। अब इटावा की बात आओगी तो आई तो पहले यादव समाज के साथ हो गया, लेकिन मैंने तो लोधी समाज के साथ भी देखा यही अपमान, यही मैंने पूर्वी समाज के साथ में देखा, यही मैंने साउथ समाज के साथ में देखा। और दलितों की तो क्या कहो, आदिवासी की तो क्या कहो, उनको तो डायल के नाम पे भी 5 लोगों को जला के मार दिया, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो आज आपको महसूस हो रहा है 70 सालों में, वो तो हम पिछले 5000 सालों से इस देश में सहते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। बस जरा सा फर्क है कि जो भी दौर आया राजतंत्र का था तो हम राजतंत्र के तरीके से लड़े, और जब लोकतंत्र आ गया तो हमने वोट की अहमियत को समझ के, शिक्षा की अहमियत को समझ के हम लोग लड़े। ये फर्क है। एक बार आप हमारी तरह सोच के इस लड़ाई में हमसे पीछे खड़े हो जाओ, लड़ाई संघर्ष में, और जब हिस्से की बात है हकदारी की, तो हमसे आगे खड़े हो जाना। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, ढाल बन जाओ। अगर गोली आएगी
तो हम खाएंगे, ये नीले पट्टे वाले मैं गारंटी देता हूं। और जब मिठाई आएगी तो आप आगे हो जाना, हम आपका हाथ नहीं खींचेंगे, इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकर वाली कभी इसका हक नहीं मानता। आज ये महसूस करके देखो, अभी 3 दिन पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, वहां एक कस्बा है धामपुर, और ये मीडिया के माध्यम से जरा लखनऊ में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी सवाल है कि धामपुर में चौक पे जो दुकानें थी वो बंद कराई गई, इस बात के साथ कि वो मुसलमानों की दुकानें, जबकि भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 14-15 इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन वो दुकानें बंद कराई गई, और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर वो दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता, किसी की भावना हो सकती है, तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर दो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें चाय की थी, वो दुकानें नाई की थी, वो दुकानें छोटे मोटे कारोबार की थी, और उनको इसलिए कह के बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है, आप तो मुसलमान हो। मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिलकर उसकी दुकान तोड़ दी गई। भाई हमें आपकी परवाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो कुर्सी से क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ के देते मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उन पर लाठी तो चला सकते हैं, उनके गरीब बच्चों में कान पकड़वाकर उनको जेल तो भिजवा सकते हैं। ये बात हम भूले नहीं, लखनऊ में खड़ा होकर कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय बात का हम भूलेंगे नहीं। इस बात को आप याद रखना, हमारे बच्चों के पीछे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी को मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? क्या मीडिया के लोग क्या बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस के क्या हाल है? कानपुर में नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा क्या? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पिता से रंगदारी मांगा, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई बुराई नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ते हैं, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हम कि आप अगर सत्ता में है तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हो गए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे?
जो आप अन्याय कर रहे हैं। इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं बोलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद की इस दर्द की गारंटी आपको देता हूं। वो कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उस परिवार से मिलने के लिए आया। वो आराम से खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाया, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया, और आप समझते हो कि आप पत्थर चलाओ और वो आप पुलिस के डंडों पर पीटे, वो पीटते रहे आप पे। एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना कर दी थी, उन पे क्यों नहीं चले पत्थर, उन पे क्यों नहीं चले डंडे? क्या हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये तो कब है जब वहीं 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वही कीमत आज मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। मुझसे क्या सुनना चाहता मैं बताता हूं आपको। मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास किया जाए कि भाई ये भी शूद्र बन जाए, इनकी धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं, इनके कारोबार का कोई मतलब नहीं, इनके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, वो आपको खींच के लाके हमारे बराबर में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप हमें अपना मान के हमारे साथ खड़े तो हो जाओ, फिर आप देखना कि आपकी राह के सारे कांटे खत्म हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसको कहने में कोई प्रेज नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने नगीना में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे नोट दिया, मेरी मदद की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार साथियों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इनका कर्ज है मेरे ऊपर नगीना के लोगों का। और मैं जब तक जीऊंगा, जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कदम रहेगा, मैं इस कर्ज को उतारता रहूंगा। इस बात का मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने एक महीने के रोजे वहीं बिताए, जिन्होंने अपनी ईद का त्यौहार जो 1 साल में एक बार आता वहीं बिताया, जो अपने घर में होते, अपने परिवारों के बीच नहीं पहुंचे, जिनके घर में जिनकी वालिदा बीमार थी, जिनके वालिद साहब बीमार थे, जिनके बच्चे ईद में उनकी राह देख रहे थे, वो ऐसे सिपाही आजाद समाज पार्टी ने डट के वहां काम किया और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। देखो एक मैसेज का देखो, मैंने कहा था असलम भाई यहाँ बैठे हैं कि वोट तो आप नगीना के लोग दोगे, लेकिन ये आवाज पूरे देश के गरीबों की बनेगी। मेरी बात का कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि आप मुझे पावर में ले आओ, फिर आप देखना मेरा जोर, मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, मैं आपको मंगल पे ले जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सांसद भी नहीं था, जब मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसानों को, पहलवानों को, नौजवानों को मेरी जरूरत पड़ी है, लखनऊ इस बात का गवाह है कि 5 दिन तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं यही जमीन पर लेट के उनके बीच में रहता था और सरकार को झुकाने का काम हमने किया था। ये इस बात की गवाही। जब पहलवान बेटों का मामला आया, मैं वही साहब के साथ बैठते मौके पर। जब एनआरसी का मामला आया, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं आप मुझे वोट दो तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। कभी मैंने वोट की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी वोट की लड़ाई। एनआरसी का मामला आया, मेरे साथी यहां गवाह हैं, जब हमने बैठ के वो कार्यक्रम बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया। और जब कोर्ट ने पूछा, मुझे भी जेल भेजा गया। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, आरोपी में और दोषी में फर्क होता है। मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भेजा गया। जब जज साहब ने पूछा, महिला जज की, बताइए क्या भाषण दिया चंद्रशेखर ने भड़काऊ? कि साहब भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ समझे हम लोग। तो उन्होंने मुझे बिल दी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, नजीब का मामला हो, नसीर का मामला हो, आदिल का मामला, अलीगढ़ का मामला, मेहतौर का मामला, चाहे नहार का मामला, चाहे कर्नाटक का मामला, हिजाज का कोई एक, और ये सुल्तान साहब यहां बैठे हुए, चाहे औरंगाबाद की मस्जिद का मामला, चाहे मौलाना फिरोज का मामला हो, चाहे ये बराबर में जो बहुत चर्चित रहा, ये मुरादाबाद संभल का मामला,
कोई एक ऐसा मामला आप नहीं बता सकते जहां किसी गरीब को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने उससे हाथ खींच के अपनी फेर के मैंने खड़ा हो गया, कोई एक नहीं बता सकता। हमारी पूरी पार्टी ऐसी सोचती है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से मिलकर लड़ाई को आगे लड़ना। कोई एक जाति एक धर्म के लोग आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना। तो आपके मसला जो आपकी समस्या है वो हमारे सामने है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तो आपके जैसा भोला मैंने नहीं देखा है। एक पार्टी ने आपको कहा हम आपको 18% आरक्षण देंगे और पूरे 5 साल सत्ता में रहे और 18 की जगह 18 भी नहीं थी और पूरा बीत गया सब कुछ। और फिर उसके बाद दोबारा चुनाव आया तो फिर देंगे, आइए वोट दीजिए, फिर देंगे, आइए वोट दीजिए। आज मैं इस मंच से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ये घोषणा करता हूं, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी तो एक अकेला मुख्यमंत्री बनेगा, 3 मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। मुस्लिम समाज से, पिछड़े समाज से, पिछड़े समाज से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से हमारी पार्टी इस बात गवाही देती है कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी या कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी गवाही देता है हमारे यहाँ कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी गवाही देता है हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारी पार्टी का संविधान पार्टी गवाही देता है कि हमारी पार्टी से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई एक जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बन सकता। इस बात की हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गवाही दी। मैं आपका यहां पहुंचने में बहुत धन्यवाद करूंगा। समय बहुत हो गया है, समय बहुत हो गया है। लेट तो नहीं हो रहे हो? लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं का कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो कुचले जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है और ये यहां का नहीं पूरी दुनिया का है। आप देख लो, वो सोच की सरकारें नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझ के उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता की जरूरत है। ये एक शुरुआत। आज यहां हजारों लोगों का जो सैलाब है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ, नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ अगर दोगे तो। 2 बच्चे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे जिनके हाथ नहीं उठे हुए। मेरी नजर से ये ना समझ लेना कोई छिप जाएगा कोई बच जाएगा। इमरान भाई, मेरी नजर से ऐसा बहुत कम मुमकिन है कि मेरी नजर से कोई चीज बच जाए। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। बहुत 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 इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रदेश की बात मैं करता हूं। स्कूल कहां बनेगा, कॉलेज कहां बनेगा, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा, एम्स कहां बनेगा, रोजगार किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, नौकरी किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, लोन किसको मिलेगा, जमीन किसको मिलेगी, घर किसको मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, पेट्रोल के क्या दाम होंगे, डीजल के क्या दाम होंगे, किसको परमिशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब सत्ता तय करती है। और अगर आप सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर हैं, तो आपकी आबादी कितनी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 लाख लोग सड़क पर निकल जाओ, एक अपने ऊपर हुई एफआईआर नहीं वापस ले सकते, लेकिन आप 1 लाख लोग एकजुट होकर वोट दे दो तो आप अपनी विधानसभा में एमएलए बना सकते हो और वो एमएलए विधानसभा में खड़े होकर एक नहीं हजारों लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकता। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, सबका हाथ थामा, सबकी मदद की है, सब पे भरोसा किया है। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको देना और ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पेट में रोटी पहुंचाने के लिए,
इस पेट को भरने के लिए अपने लिए हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीते उसको इंसान कहते हैं। अपने लिए हर कोई जीता, जो दूसरों के लिए जीता उसको इंसान कहते हैं। 8 घंटे आप अपने लिए जीते हैं कि अपने परिवार को और अपने आप को अपना पेट भर सके। 1 घंटा इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को, इस देश के संविधान को, गरीबों पर होने वाले जुल्म को, हक अधिकारों की जो डाका पड़ रहा है, इनको रोकने के लिए भी अगर 1 घंटा आप रोज काम करें, आप महसूस करो आपकी जेब में फोन है, इस फोन में 500 नंबर है। क्यों प्रधान जी है या नहीं ये बताओ? 500 नंबर है इस फोन में। अगर आप कुछ ना करो, कभी ना जाओ, अगर अपने रिश्तेदारों को इस फोन पे, कम से कम रिश्तेदार को आपका भरोसा करते ही होंगे, करते नहीं करते हैं? अगर फोन पे उनको ही समझाने लग जाओ, उनको ही बताने लग जाओ, उनको ही कहने लग जाओ कि मैंने आपको फोन किया है, आप अगले अपने 2-4 रिश्तेदारों को फोन कर लो, इसी तरह से तहरीक चला लो। तहरीक चलती कहां से है, चलाता कौन है, उसके अंजाम क्या होते हैं, ये 3 अलग अलग चीजें। चली है नगीना से, चला आप सब लोग रहे हैं, लेकिन जब अंजाम पे पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश के हर एक आदमी के आंसू पूछने का काम करेगी। इस बात पर आपको विश्वास है? न किसी गरीब पे जुल्म करेंगे और न किसी गरीब पे जुल्म होने देंगे, न किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और न किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। सबका हाथ पकड़ेंगे, सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, सबके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए इंतजाम करेंगे, एक नया इंकलाब करेंगे, एक नई आंधी लाएंगे, एक नई ताकत बनाएंगे। एक ऐसी सियासी ताकत होगी जिसमें हर एक आदमी भी, विरोधी भी ये महसूस करेगा कि ये ताकत किसी को मिटाने के लिए नहीं है, ये ताकत सबको आगे बढ़ाने। ये तब होगा मेरे साथियों। 1 साल का कार्यकाल हुआ है मेरा भी। आप समझिए किसी दफ्तर में कोई काम करने जाता है तो 1 साल की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि ले भाई अब तो कुछ काम कर ले। 1 साल हुआ है अभी। इस 1 साल में आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा कोई बोलता क्या? बताओ। आप एक रात पहले मसला बताते हो मामला, और मैं तरीका ढूंढता हूं रात रात में किस तरह से आपके मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। मैं आज आपको कह रहा हूं, इलाहाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो या नहल का मामला हो या देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, किसी भी जाति धर्म के लोगों पे, महिलाओं पे, किसानों पे कोई जुल्म हुआ है, जैसे अनंतपुर में गुर्जर समाज के लोग साथ अन्याय हुआ, उनके घर गिराए गए, और मैं गुर्जर समाज के लोगों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। मैं गुर्जर समाज के लोगों को समझा रहा था, लेकिन अब जब वहां फरीदाबाद में अनंतपुर में 7-7 साल से जो वहां रह रहे हैं, अब उसको जब बुलडोजर चला तो कल उनकी पंचायत, उनको समझ में आया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो किसी के नहीं, उनको सिर्फ पूंजीपति खुश करना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत कामयाब बात बताता हूं। उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, अब वो उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो विधायक, सांसद आपका होते हुए भी, आपके बीच का होते हुए आपकी समस्या को नहीं उठा सकता, वो कभी आपके लिए बोल नहीं सकता, आपका भला नहीं कर सकता। इस बात को आप ये समझते हो कि ये पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर है, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इसको घर जाकर सोचना कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। ये आप सोचते हो पार्टियां सेकुलर है और पार्टियों को वोट देते। एक आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और 15 दिन पहले उसने कोई दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मिजाज बदल जाएगा? बताओ, बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा क्या? आप समझो, इस दल से पकड़ो, उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, और वोट लो, और वोट लेके और जब जुल्म हो के परेशानियों को चुप हो जाओ।
ऐसे व्यापार की राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता। आपको अपने बीच के लोगों को, संघर्ष करने वालों को, आपके लिए लड़ने वाले लोगों को विधायक सांसद बना के आगे भेजना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई कामयाब है। मैं पुनः उत्तर प्रदेश की टीम का और मेरे छोटे भाई डॉक्टर आकिब साहब का, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्होंने सबको दावत दी है। और जो देश भर से हमारी लीडरशिप आई है, इनको मैंने भी बुलाया था कि भाई आप आ जाना, आपको पता लग जाए कि उत्तर प्रदेश में जो चिराग आपने जलाया था नगीना से, उस चिराग में कितने नए चिराग जुड़ गए, ये दिखाने के लिए मैंने उनको बुलाया था। आप भी देख लो और कमर कस लो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत बन के आना है। और जब हमारे बीच का कोई आदमी सत्ता कुर्सी में बैठेगा, तभी लोगों का भला होगा, तभी अच्छे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, रोजगार के साधन आएंगे, नौकरी आएगी, बैकलॉग भरा जाएगा, प्रमोशन मिलेंगे और ये अन्याय होना बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उठा दो हाथ, पहले मेरे साथ नारे लगाओ, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, दलित मुसलमान करो विचार, पिछड़े दलित मुसलमान करो विचार, पिछड़े दलित मुसलमान करो विचार। भारतीय सेना जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद इसलिए कि एक लंबा समय हो गया, लगभग 3:30 बज गए हैं और आप लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने का मेरा कारण यह है कि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर ये ना होते तो हम ना होते। उनका एक एक पल, उनके जीवन का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग इस बात की गवाही है कि मुल्क इतनी आसानी से ना आजाद हुआ और ना मुल्क में इतनी आसानी से हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में, जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पे बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना, मैंने और हमारी पार्टी ने आपके एक एक मसले को नोट किया। ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक दिखावटी चर्चा नहीं है, ये कोई कार्यक्रम करना है उसके बाद अपने घरों को लौट जाना है। ये एक तहरीक है, ये एक आंदोलन है और ये आज उसकी शुरुआत का दिन है। और ये लखनऊ, आज हम लोग लखनऊ में हैं और कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच पूछिए कि मुस्कुराने जैसे हालात नहीं। हालात तो ऐसे हैं कि जो तकलीफ में है वो रो भी नहीं सकता, अपना जख्म भी, अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता। ये हालात बड़े शानदार वक्ता जो इस मंच से अपनी बात इन्होंने रखी, और बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं जो समय कमी कारण बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिब से,
कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में है, मैं इस पर भी आपके सामने अपनी बात रखूंगा। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक, सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, महबूब मतलूब नेताजी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहां सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोहर आजाद साहब हैं, राम मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तोहिद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं, जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, वो तबियत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद है, बीडी नकवी साहब हैं, आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा। शैलेंद्र वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं। पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है, मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है, गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं। और सबसे पहले तो आप लोग, मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग आप दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद बोलो। धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहां की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुमेर साहब, सावेद साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारे लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहां मौजूद। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के, यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आज तक तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते। मेरे याद है, मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं कर, इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत असहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या कहकर चलाए, लेकिन आज भी मैं उसी स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने ये कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते, होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे तो रख।
पीछे को मत कर रहे हो। उस बात को गांव के लोगों ने रिपोर्ट किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। तो भैया कौन सा विवादित बयान है मुझे तो बता दो, कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तुम बैठिए ना सर, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का नहीं पढ़ने देना, आप बैठ जाओ। आप बैठ के सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पर ध्यान न देके इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं और यहां से जाने के बाद उस पर अमल करें। जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सबकी बदल गई, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग हैं ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा है। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में, अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से, कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम जैन सिख बोर्ड ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोग होंगे। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हुकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम है। तो बात यह हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई और ये भी कहा गया कि चर्चा हो, समस्या जानी जाए और समस्या का हल निकाला जाए। तो इसलिए आज की जितनी चीजें आपने रखी, चाहे वो तालीम से जुड़ी हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक आजादी से जुड़ी, उन सब चीजों को नोट किया गया। उनको हम लोग आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, इस बात का मैं आपको वादा दे रहा हूं। इसीलिए उन समस्याओं को सुना गया है और उन पर लगातार चर्चा होगी और उनको किस तरह से हल किया जाए, क्योंकि जानने की छड़ी तो नहीं कि बस कह दिया और हल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे साथियों, मुझसे पहले आपने हमारे बड़े शानदार लीडरों को सुना, मैं भी उनको सुनना चाहता था, समय की कमी थी और मैं समझ रहा था कि वो बोल तो रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं समय उनके आगे आ रहा है। लेकिन चिंता मत करो, अगली बार आधे आधे करके बुलाएंगे और आपका समय बढ़ाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे, आप चिंता मत करो, क्योंकि लड़ाई तो लड़नी है ना। लड़ाई एक दिन में नहीं खत्म हो गया आज के समय, लड़ाई तो आज शुरू हो रही है और लड़ाई इस बात के साथ शुरू हो रही है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कैसा होगा, उत्तर प्रदेश के स्कूल कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश के कॉलेज कैसे होंगे, उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियां कैसे होंगी, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी, उनका हिस्सा बैठता मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गरीबों को उनका हक मिलेगा नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में धार्मिक आजादी कैसे रहेगी, सामाजिक आजादी कैसे रहेगी, आर्थिक आजादी कैसे रहेगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब चीजों पे चर्चा करनी। तो मैं आपको आजाद समाज पार्टी के विषय में बताता हूं। हम कोई काम छुपा के नहीं करते हैं, जो काम करते हैं वो खुलेआम करते हैं, सबकी नजरों में करते हैं। और आज मैं लखनऊ से कह रहा हूं, आजाद समाज पार्टी का संविधान आपको मिल जाएगा गूगल पे, किसी से ना पूछो,
न किसी की मानो। संविधान पढ़ो और देखो कि आजाद समाज पार्टी ने काशीराम साहब के उस फॉर्मूले को पक्का किया है कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। ये हवाई बात नहीं है, संविधान में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको संवैधानिक पदों पे टिकटों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। ये बात हमने अपने संविधान में लिखी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हवा में। क्योंकि इसके मेरे ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद बहुत तकलीफ होगी लोगों को और इधर उधर की बातें चलाई जाएंगी। तो मैं उनको अभी कहना चाहता हूं कि गूगल पे संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली है और कॉन्स्टिट्यूशन है आजाद समाज पार्टी, उसको पढ़ लो तो आपको पता लग जाएगा। हो सकता है कई पार्टियां अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करें, देना दीवाना तो पता लग जाता है, जब मौका मिलता तभी पता लग जाता कौन कितना क्या कर सकता है। मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। हमारी पार्टी का संगठन, उसकी कोर कमेटी में हमने बैकवर्ड को, मुस्लिम समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को बराबर की भागीदारी दी है। कम ज्यादा तो हो सकती है लेकिन कम नहीं, ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं। एक बात, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी आबादी 20% है उसको 19% का हक नहीं दिया, उसको 20 की जगह 21 का तो दिया होगा। आप संविधान पढ़ के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने चाहे जिला पंचायत के टिकट दिए हो या विधानसभा चुनाव के टिकट दिए हो, हमने जिसकी इतनी संख्या थी उसी आधार पर टिकट दिए। हमने शेड्यूल कास्ट की भी अन्य जातियों को टिकट दिए। जो लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की अन्य जातियों को टिकट नहीं मिलता, हमने मुस्लिम भाइयों को भी बराबर के टिकट दिया। हमने संगठनात्मक उसमें उत्तर प्रदेश में हो या देश का कोई और स्ट्रक्चर हो, हमने उसमें भी अपनी तरफ से, जैसे बिहार का चुनाव और जोहर आजाद साहब हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। उनके बिना, उनकी मर्जी के बिना या उनकी जानकारी के बिना कोई काम नहीं होता। जोहर आजाद साहब इस मंच पे बैठे हैं, वो बता सकते। उससे पहले झारखंड का चुनाव हुआ है, काशिफ रजा साहब वहां प्रदेश अध्यक्ष है, काशिफ रजा साहब यहां बैठे, पूरा चुनाव के नेतृत्व में लड़ा है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, कौन कौन प्रत्याशी होंगे, किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। राष्ट्रीय कमेटी में जो उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा, उसी को राष्ट्रीय कमेटी ने माना। ये दोनों लोग यहां बैठे हैं, इस बात की गवाह है। तीसरे इम्तियाज साहब बैठे हैं, वो बंगाल के प्रभारी हैं। वहां संगठन किस तरह डेवलप होगा, किस तरह काम करना है, इम्तियाज साहब यहां बैठे हैं। उनके काम में कोई वो नहीं करता, वो राष्ट्रीय कमेटी सलाह करते हैं, काम अपने आप करते हैं और पूरा काम वहां लगातार चल रहा है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई। अब सुल्तान साहब बैठे हैं हमारे छोटे भाई, वो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि मेरी नजरों में उनके संघर्ष उनका कद बहुत बड़ा है। उनको युवा की जिम्मेदारी दी है और वो उनको पूरी छूट दी है कि जहां भी गरीबों पे, किसानों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जुल्म हो, आप जाके हक की आवाज उठाओ और चिंता मत करना, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी। ये हमने अपनी पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया। इसमें हमने अभी तो एक सम्मेलन हुआ है, अभी तो चिंता मत करो, पिछड़े वर्ग का भी सम्मेलन होगा, आप देखते जाओ। अभी तो दलित समाज के अन्य जातियों का भी सम्मेलन होगा, अभी शुरू किया है। अभी तो पिछली बार उत्तर प्रदेश में आए थे, तारीख थी 1 जून और दिन था अध्यक्ष संघ की स्थापना दिवस का। एक कार्यक्रम नहीं झेल पाया, अभी तो शुरू किया, अभी देखते जाओ। अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में गली गली जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों को विश्वास ही देंगे। नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं दिल से धन्यवाद करूंगा नगीना के लोगों का, लेकिन नगीना के लोग यहाँ बैठे हैं, गवाही दे सकते हैं कि हमारी लोकसभा में किसी गरीब पर जुल्म करने की हिम्मत किसी शासन प्रशासन के अधिकारियों में नहीं है। इस बात की गवाही नगीना के लोग दे सकते हैं। और नगीना के जो भी मसला होते हैं, जो भी मामले होते हैं, जो भी परेशानी आती है, जितने भी चाहे कितने बड़े अधिकारी जुड़े हो, सब मामलों को हम लोग बैठ के 4-4, 5-5 दिन बैठ के उसको संभालने का काम करते हैं, उसमें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ये भी किसी से छिपावा नहीं। हमने अपने संगठन में नीचे से लेकर आज तो हमने सिर्फ जिले से कुछ पदाधिकारियों को बुलाया जो संगठन में दायित्व पे है। उनको इसलिए बताया कि उनको बुलाया कि उनको पता लगे कि उनका संगठन कितनी तेजी से काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो हमला संविधान पे अभी सरकार ने किया था, उसके खिलाफ ये चर्चा थी जो संवाद के रूप में बदली। और अभी संवाद हुआ है, अभी संघर्ष होगा। क्या होगा? जोर से बताओ। मेरी अकेले की आवाज मुझे ज्यादा है। अनस भाई क्या होगा बताओ, भाई क्या होगा बताओ। अभी तो संघर्ष होगा। ये
आजाद भारत है, ये गुलाम भारत नहीं। आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान है। गुलाम भारत में राजतंत्र था, रानी के पेट से राजा तैयार पैदा होता था और चुनाव नहीं होते थे। राजा के परिवार में जो व्यक्ति पैदा होता तो वही दूसरा राजा बनेगा, यही तय होता। लेकिन तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत बड़ी आबादी राजतंत्र की तरह ही जी रही है। कुछ उनमें से ऐसे हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गुलाम समझते हैं। वो गुलामी की बेड़ियां नहीं काट पाए। राजतंत्र में लाठी, तलवारें, भाले, बंदूकें, तोपें चलती थी, हजारों लोगों की जान जाती थी। लेकिन भारत के संविधान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, न लाठी चलाना, बंदूक चलाना, न तोप चलाना, न किसी को बुरा कहना, अच्छी बात कह के अपना हम क्या कर सकते हैं समझा के आप इस व्यवस्था में भागीदार हो सकते हैं और खुद को ताकतवर बना सकते हैं। इस लोकतंत्र को समझ लो। इस लोकतंत्र का फॉर्मूला ये है, जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जिनका वोट होगा उनका राज है। और उत्तर प्रदेश देश इस बात का गवाह है, और बिहार में जातिगत गणना हुई थी, आप आंकड़े पता कर लो कि जिनका वोट है उनका राज नहीं। और जब तक आप अपने वोट की अहमियत नहीं समझोगे, आपने जितने मसला बताए, जितनी समस्या आपने बताई, तालीम की हो, स्कॉलरशिप की हो, धार्मिक आजादी की हो, रोजगार की हो, या और कोई समस्या हो, जुल्म जाति अन्याय की हो, बुलडोजर से लेकर कोई समस्या हो, उसको हल कैसे करोगे जब कुर्सी पे सत्ता में दूसरी पार्टी के लोग बैठे होंगे और कुर्सी पे उनके चहेते अधिकारी बैठे होंगे, डीएम एसएसपी उनके होंगे, डीआईजी आईजी उनके होंगे, एडीजी डीजीपी उनके होंगे, चीफ सेक्रेटरी से लेके और गांव का सेक्रेटरी उनकी बात मानेगा, तो वो आपको न्याय क्यों देंगे? आप बताओ। आप सोच के तो देखो ना। आपकी सारी समस्या मैं मानता हूं, ये समस्या, लेकिन समाधान क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास राज होगा, जिसके पास कुर्सी होगी, जिसके पास कलम होगा, वही तो योजना बनाएगा, वही तो नीति बनाएगा, वही तो पॉलिसी बनाएगा, वही तो लागू कराएगा। अब मैं कह रहा हूं कि हमने सब कुछ तैयार कर लिया और वोट हमने अपना संगठित नहीं किया, वोट को हमने इधर उधर बखेर दिया और परिणाम हमारे खिलाफ आए, और दूसरी पार्टी के साथ सत्ता में है, ऐसी पार्टी सत्ता में आ गई तो वो आपको क्या बांटेगी? मिठाई? आपके बच्चों को तालीम देगी? आपको स्कॉलरशिप देगी? आपको सम्मान देगी? वो तो लठी मारेगी ना भाई। वो तो वोट इस बात पे मांग रहे हैं कि आप हमें वोट दे तो हम इनको लठ मार देंगे। आप समझो। मैं तो खादिम साहब बैठे, मैंने देख लिया उनको। अगर मुसलमान, मैं सच कह रहा हूं, बीजेपी को वोट देने लग जाए इस देश में, मैं सच कह रहा हूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नीचे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। वो इसी नाम पे वोट मांग रहे हैं जो सत्ता में बैठे हैं। इस समय जिनसे मुकाबला है, मैं किसी और दल पे बात नहीं करना चाहता, मैं तो सत्ता से बात करना चाहता हूं। और इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी हमारी लड़ाई नहीं, ये तो हमारे लोग गुमराह, वरना हमको जिस तरह से उनके बड़े बड़े नेताओं को जो सबसे बुजुर्ग ऐसे खींच खींच के धक्के मार के कोने में कर दिया जाता है ना, उसके बाद भी अगर वो समझना नहीं चाहते, अगर वो अपमान को इज्जत समझ रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? इज्जत तो दिखती है, इज्जत इस मंच की गवाही है, इज्जत किसे कहते हैं? वरना आप देख लो, अभी 15 दिन नहीं हुए, ऐसे कौने मार मार के वहां कोने में ले गए। बताओ लेगे नहीं लेगे? बताओ। तो ये तो दिखती है अपने आप। मैं ये कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को नकार के और आप ये कहते हैं कि वो आपको वोट भी देती रहे, ये तो इनकी ईमानदारी है। मैं, हमारे वसीम साहब खड़े हैं और नईम साहब खड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं, नकारात्मक राजनीति आपको इस देश को लेकर डूबेगी। मेरी बात को आप याद रखें। सकारात्मक राजनीति करो। वोट को किसी को हराने के लिए मत दो, वोट को किसी को जिताने के लिए दो, वोट को जीतने के लिए दो, वोट को अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते दो। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? और यही चला रहा है लंबे समय से कि फलानी पार्टी को हराना है, फलानी पार्टी को हराना। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपनी 70% एनर्जी किसी को हराने के लिए लगा दूंगा, तो 30% एनर्जी से मेरा कौन सा भला हो जाएगा? हमारी पूरी एनर्जी 5 साल हम लोग जुर्म जात के अत्याचार सहते हैं और बाद का 1 महीना में इस बात पर लगाते हैं कि इसको कौन हरा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप कुर्सी पे नहीं बैठोगे,
जब तक आपके बच्चे पटवारी, सेक्रेटरी, पुलिस, सीआरपीएफ का जवान, सीएसएफ का जवान, एडीएम, डीएम, एसडीएम नहीं बनेगा, सीओ, एसपी, डीएसपी नहीं बनेगा, एडीजे, डीजे नहीं बनेगा, तो आपको कैसे लगता है कि वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे? आज भी तो अधिकारी तो आज भी है या नहीं है? बताओ कुर्सियों पे है या नहीं है? अधिकारी भी है, सरकार भी है, फिर क्यों कह रहे हो कि बुलडोजर चल रहा है? फिर क्यों कह रहे हो अन्याय हो रहा है? क्योंकि जिस सोच के लोग बैठे हैं कुर्सी पे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को सौंपते हुए कहा था कि मुझे शंका कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, उनकी नीति नहीं अच्छी होगी, तो अंत संविधान बुरा साबित होगा। उन्होंने कहा संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर चलाने वाले हाथ अच्छे होंगे, उनकी नीति अच्छी होगी, उनकी नीयत अच्छी होगी, तो अंत संविधान अच्छा साबित होगा। आज ही हमारे सामने मुसलमान के साथ साथ पिछड़े वर्ग के लोग कितने बुरे दौर में आते हैं। कथा कर दी, क्यों साहब आपको पता है कथा करती थी इटावा में, तो चोटी काट दी, किस चीज से शुरू किया है? पेशाब से शुरू किया। आप सोचो ये क्या सोच है, ये क्या सोच है? जिसके ऊपर पड़ती है उसको लगता है कि मेरे ऊपर शोषण हो रहा। मैं आपको सच कह रहा हूं देहरादून वालों, शोषण तो यहां सभी पे होगा। जो सरकार के विचार के साथ नहीं है, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो या मुसलमान हो या दलित हो या वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सब शोषण के शिकार हैं। ये सरकार उन्हीं की है जो पूंजीपति उनके साथ खड़े हैं या जो उनकी बात करें। ये सरकार उन्हीं की। अब इटावा की बात आओगी तो आएगी तो पहले यादव समाज के साथ हो गया, लेकिन मैंने तो लोधी समाज के साथ भी देखा यही अपमान, यही मैंने पूर्वी समाज के साथ भी देखा, यही मैंने साउथ समाज के साथ भी देखा। और दलितों की तो क्या कहो, आदिवासी की तो क्या कहो, उनको तो डायल के नाम पे भी 5 लोगों को जला के मार दिया, उनकी कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जो आज आपको महसूस हो रहा है 70 सालों में, वो तो हम पिछले 5000 सालों से इस देश में सहते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। बस जरा सा फर्क है कि जो भी दौर आया राजतंत्र का था तो हम राजतंत्र के तरीके से लड़े, और जब लोकतंत्र आ गया तो हमने वोट की अहमियत को समझ के, शिक्षा की अहमियत को समझ के हम लोग लड़े। ये फर्क है। एक बार आप हमारी तरह सोच के इस लड़ाई में हमसे पीछे खड़े हो जाओ, लड़ाई संघर्ष में, और जब हिस्से की बात है हकदारी तो हमसे आगे खड़े हो जाना। हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं। संघर्ष में हमारे पीछे खड़े हो जाओ, ढाल बन जाओ। अगर गोली आएगी तो हम खाएंगे, ये नीले पट्टे वाले मैं गारंटी देता हूं। और जब मिठाई आएगी तो आप आगे हो जाना, हम आपका हाथ नहीं खींचेंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अम्बेडकर वाली कभी इसका हाथ नहीं मारता। आज ये महसूस करके देखो, अभी 3 दिन पहले मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, वहां एक कस्बा है धामपुर, और ये मीडिया के माध्यम से जरा लखनऊ में खड़े होकर मुख्यमंत्री जी सवाल है कि धामपुर में चौक पे जो दुकानें थी वो बंद कराई गई, इस बात के साथ कि वो मुसलमानों की दुकानें, जबकि भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। आर्टिकल 14-15 इस बात की गवाही देते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं, लेकिन वो दुकानें बंद कराई गई। और उसकी नहीं, उस पूरे पश्चिम की दुकानें बंद कराई गई। और अगर वो दुकानें मीट की होती तो मैं भी मान लेता, किसी की भावना हो सकती है, तो मैं भी इसको कहता कि भाई ठीक है बंद कर दो। हालांकि जिसका रोजगार जाता है पता तो उसको लगता है, जिसके बच्चे भूखे मरते हैं, जिसको पैसे की जरूरत होती है, जो हाथ फैलाता है उसको पता लगता है, सरकार को नहीं लगता है। लेकिन वो दुकानें चाय की थी, वो दुकानें नाई की थी, वो दुकानें छोटे मोटे कारोबार की थी, और उनको इसलिए कह के बंद किया गया कि भाई माहौल खराब है, हालात अच्छे नहीं है। आप तो मुसलमान हो, मुजफ्फरनगर में तो एक हिंदू ही था, उसकी दुकान पे प्याज मिल गया, उसकी दुकान तोड़ दी गई। भाई हमें आपकी परवाह है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी कानून व्यवस्था क्या है? अगर आप लोगों की दुकानों की रक्षा नहीं करते, लोगों के कारोबार की रक्षा नहीं करते, तो
इसलिए क्यों चिपक के बैठे हो? कुर्सी छोड़ के दे देते मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों को कारोबार की रक्षा नहीं कर सकते, आप संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हो, आप न्यायपालिका की रक्षा नहीं कर सकते, आप एक काम तो कर सकते हो कि अगर कोई हक की लड़ाई लड़ने आए तो कुछ लोग जाके पूरे आंदोलन को नाकामयाब कर दे, तो आप उन पर लाठी तो चला सकते हैं, उनके गरीब बच्चों में कान पकड़वाकर उनको जेल तो भिजवा सकते हैं। ये बात हम भूले नहीं, लखनऊ में खड़ा कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, यह न्याय इलाहाबाद का हम भूलेंगे नहीं। इस बात को आप याद रखना। हमारे बच्चों के पीछे पड़ी एक लाठी हमें याद है, वो जख्म आपने उन बच्चों को नहीं दिए, वो जख्म आजाद समाज पार्टी को दिए, अम्बेडकर वादियों को दिए हैं, वो जख्म आपने चंद्रशेखर आजाद को दिए हैं। इन जख्मों का आपसे हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखना। जिस बात को मैं किसी भी बात को नहीं मानता, जिस बात को संविधान नहीं मानता, मैं उस बात को मानता हूं जिस बात को संविधान मानता है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, वो इस बात की गारंटी देता है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप बताओ, जिस आदमी को मुकदमा लिख दिया गया, क्या वो दोषी साबित हो गया? क्या मीडिया के लोग क्या बैठे? दोषी कब साबित होता है? जब कोर्ट उसको सजा करती है, तब वो दोषी होता है, उससे पहले वो आरोपी होता है। पुलिस के क्या हाल है? कानपुर में नहीं देखा आपने? पढ़ा नहीं क्या अखबार आपने कि कानपुर में पुलिस के दरोगा जी ही व्यापारियों का अपहरण करके रंगदारी मांग रहे थे? आपने नहीं देखा? ये कानपुर का मामला है, पुराना मामला नहीं, कल का मामला है। मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने टीवी की न्यूज में देखा, उस पर देखा, एक्स पे। पुलिस ने व्यापारी को उठाया, उसको कमरे में जाकर पिता से रंगदारी मांगा, अपहरण किया। हालांकि इस प्रदेश में पुलिस का मुझसे बड़ा हिमायती नहीं हो सकता। अगर पुलिस के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए, भोजन माताओं के लिए, ग्राम पंचायत सेवकों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए अगर किसने आवाज उठाई, होमगार्डों के लिए किसने आवाज उठाई है, उनको न्याय दिलाने की बात किसने की? जो किसने नहीं की, वो चंद्रशेखर आजाद ने की। इसमें भी कोई बुराई नहीं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक, देखो, कई बार निर्दोष लोग भी सत्ता की सूली पे चढ़ते हैं, उनको कान पकड़वा के आपने क्या बताया हमें कि आप अगर सत्ता में हैं तो दलितों के बच्चों के कान पकड़वा सकते हैं, उनको अपमानित कर सकते हैं? इसका अधिकार आपको किसने दिया? आपने बुलडोजर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके बुलडोजर पर रोक लगाई कि आप कौन है बुलडोजर चलाने वाले? ये कोर्ट का अधिकार है। आप कोर्ट से बड़े हो गए क्या? आपने नेम प्लेट लिखवाई, सुप्रीम कोर्ट ने आप पे डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते। लेकिन आप जानते हो, अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छिपेंगे जो आप अन्याय कर रहे हैं? इसलिए आप इन मामलों को बड़ा बड़ा करके दोहराते रहते हो और बार बार इस तरह की चीजें करते रहते हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरा दिल इस बात की गवाही है कि उन बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं उनको मरते दम तक नहीं बोलूंगा। इस बात की मैं इलाहाबाद की इस बात की गारंटी आपको देता हूं। वो कौन थे बच्चे? वो बच्चे थे जो चाहते थे कि मैं उस परिवार से मिलने के लिए आया। वो आराम से खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहे थे। आपके सत्ता पोषित गुंडों ने उनके ऊपर पत्थर चलाया, उनको पुलिस के द्वारा पीटा गया। और आप समझते हो कि आप पत्थर चलाओ और वो आप पुलिस के डंडों पीटे, वो पीटते रहे आप पे। एक झूठी खबर ने कि चंद्रशेखर आज गिरफ्तार कर लिया गया, उनके मन में आक्रोश पैदा कर दिया। लेकिन ये आक्रोश तो मैंने आगरा में भी देखा, जब एक दलित सांसद के घर पे एक सेना कर दी थी, उन पे क्यों नहीं चले पत्थर, उन पे क्यों नहीं चले डंडे? क्या हम नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और ये तो कम है जब वहीं 2 किलोमीटर मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। हमें पता है कि देश में दलित पिछड़ा होने की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, और वही कीमत आज मुसलमानों को चुकानी पड़ेगी। मुझसे क्या सुनना चाहता मैं बताता हूं आपको। मुसलमानों को शूद्र बनाने का प्रयास किया जाए कि भाई ये भी शूद्र बन जाए, इनकी धार्मिक आस्था का कोई मतलब नहीं, इनके कारोबार का कोई मतलब नहीं, इनके एजुकेशन का कोई मतलब नहीं, वो आपको खींच के लाके हमारे बराबर में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, एक बार आप हमें अपना मान के हमारे साथ खड़े तो हो जाओ, फिर आप देखना कि आपकी राह के सारे मामले खत्म हो जाए। मैं तो धन्यवाद देता हूं। मैं अकेला ऐसा शख्स हूं जिसको कहने में कोई बुराई नहीं कि मुस्लिम भाइयों ने नगीना में मेरा बहुत साथ दिया।
मुझे वोट दिया, मुझे नोट दिया, मेरी मदद की। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पत्रकार साथियों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में जनता हमारी होती है, इनका कर्ज है मेरे ऊपर नगीना के लोगों का। और मैं जब तक जीऊंगा, जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कदम रहेगा, मैं इस कर्ज को उतारता रहूंगा। इस बात का मैं आपको बता दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे शख्स भी हैं जिन्होंने एक एक महीने के रोजे वहीं बिताए, जिन्होंने अपनी ईद का त्यौहार जो एक साल में एक बार आता वहीं बिताया, जो अपने घर नहीं लौटे, अपने परिवारों के बीच नहीं पहुंचे, जिनके घर में जिनकी वालिदा बीमार थी, जिनके वालिद साहब बीमार थे, जिनके बच्चे ईद में उनकी राह देख रहे थे, वो ऐसे सिपाही आजाद समाज पार्टी ने डट के वहां काम किया और लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम किया। देखो एक मैसेज का असर देखो, मैंने कहा था असलम भाई बैठे हैं कि वोट तो आप नगीना के लोग दोगे, लेकिन ये आवाज पूरे देश के गरीबों की बनेगी। मेरी बात का कोई ऐसा मसला नहीं है। लोग कहते हैं कि आप मुझे पावर में ले आओ, फिर आप देखना मेरा जोर, मैं आपको चांद पे ले जाऊंगा, मैं आपको मंगल पे ले जाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं, जब मैं सांसद भी नहीं था, जब जब मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के भाइयों को, किसानों को, पहलवानों को, नौजवानों को मेरी जरूरत पड़ी है, लखनऊ इस बात का गवाह है कि 5 दिन तक 69,000 शिक्षक भर्ती पर मैं यही जमीन पर लेट के उनके बीच में रहता था और सरकार को झुकाने का काम हमने किया था। ये बस बात की गवाही। जब पहलवान बेटों का मामला आया, मैं वही साहब के साथ बैठते मौके पर। जब एनआरसी का मामला आया, मैं फिर कहूंगा, लोग कहते हैं आप मुझे वोट दो तो मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। कभी मैंने वोट की लड़ाई लड़ी नहीं लड़ी वोट की लड़ाई। एनआरसी का मामला आया, मेरे साथी यहां गवाह हैं, जब हमने बैठ के वो कार्यक्रम बनाया था, मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर ने भड़काऊ भाषण दिया। और जब कोर्ट ने पूछा, मुझे भी जेल भेजा गया। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं, आरोपी में और दोषी में फर्क होता है। मेरे ऊपर आरोप लगा, मुझे भेजा गया। जब जज साहब ने पूछा, महिला व्यक्ति के, बताइए क्या भाषण दिया चंद्रशेखर ने भड़काऊ? कि साहब भाषण हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा बेवकूफ समझ रहे हो? तो उन्होंने मुझे बिल दी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं, अखलाक का मामला हो, पहलू का मामला हो, मजीद का मामला हो, नसीर का मामला हो, आदिल का मामला, अलीगढ़ का मामला, मेहतौर का मामला, चाहे नहार का मामला, चाहे कर्नाटक का मामला, हिजाज का कोई एक, और ये सुल्तान साहब यहां बैठे हुए, चाहे औरंगाबाद की मस्जिद का मामला, चाहे मौलाना फिरोज का मामला हो, चाहे ये बराबर में जो बहुत चर्चित रहा, ये मुरादाबाद संभल का मामला, कोई एक ऐसा मामला आप नहीं बता सकते जहां किसी गरीब को मेरी जरूरत पड़ी हो और मैंने उससे हाथ खींच के अपनी फेर के मैं खड़ा हो गया। कोई एक नहीं बता सकता। हमारी पूरी पार्टी ऐसी सोचती है, हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे सोचते हैं, और हम ये जानते हैं कि हमें किस तरह से मिलकर लड़ाई को आगे लड़ना। कोई एक जाति, एक धर्म के लोग आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते, हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना। तो आपके मसला जो आपकी समस्या है वो हमारे सामने है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यहां तो आपके जैसा भोला मैंने नहीं देखा है। एक पार्टी ने आपको कहा हम आपको 18% आरक्षण देंगे, और पूरे 5 साल सत्ता में रहे, और 18 की जगह 18 भी नहीं थी, और पूरा बीत गया सब कुछ। और फिर उसके बाद दोबारा चुनाव आया तो फिर देंगे, आइए वोट दीजिए, फिर देंगे, आइए वोट दीजिए। आज मैं इस मंच से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ये घोषणा करता हूं, आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी तो एक अकेला मुख्यमंत्री बनेगा, 3 मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। मुस्लिम समाज से, पिछड़े समाज से, पिछड़े समाज से, तरुण कास्ट के लोगों से हमारी पार्टी इस बात की गवाही देती है कि हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी या कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, हमारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी गवाही देता है, हमारे यहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हमारी पार्टी का संविधान का गवाही देता है कि हमारी पार्टी से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई एक जाति धर्म का व्यक्ति नहीं बन सकता। इस बात की हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में गवाही दी। मैं आपका यहां पहुंचने में बहुत धन्यवाद करूंगा, समय बहुत हो गया।
समय बहुत हो गया है। लेट तो नहीं हो रहे हो? लोकतंत्र में जिनके पास ताकत होगी उन्हीं को इज्जत की जिंदगी मिलेगी, उन्हीं के बच्चों को रोजगार मिलेगा, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, उन्हीं को सम्मान का जीवन मिलेगा, उन्हीं का कारोबार बचेगा, उनको ही आगे बढ़ने की आजादी मिलेगी। जिनके पास ताकत होगी और जिनके पास ताकत नहीं होगी वो कुचले जाएंगे। लोकतंत्र का यही निजाम है और ये यहां का नहीं पूरी दुनिया का है। आप देख लो, वो सोच की सरकारें नहीं है जो चुनाव के बाद सबको अपने प्रदेश के बासिंदे समझ के उनकी मदद करें। आज इस प्रदेश को हमारी एकता की जरूरत है। ये एक शुरुआत। आज यहां हजारों लोग हैं जो सैलाब है। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, बताओ दोगे नहीं दोगे? बताओ। नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ अगर दोगे तो। दो बच्चे हैं जो मुझे नहीं दिख रहे, जिनके हाथ नहीं उठे हुए। मेरी नजर से ये मत समझ लेना कोई छिप जाएगा कोई बच जाएगा। इमरान भाई, मेरी नजर से ऐसा बहुत कम मुमकिन है कि मेरी नजर से कोई चीज बच जाए। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। बहुत 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 इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कह रहा हूं, इस प्रदेश की बात मैं करता हूं। स्कूल कहां बनेगा, कॉलेज कहां बनेगा, यूनिवर्सिटी कहां बनेगी, मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा, एम्स कहां बनेगा, रोजगार किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, नौकरी किस डिपार्टमेंट में मिलेगी, लोन किसको मिलेगा, जमीन किसको मिलेगी, घर किसको मिलेगा, शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी, कानून व्यवस्था कैसी होगी, पेट्रोल के क्या दाम होंगे, डीजल के क्या दाम होंगे, किसको परमिशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सब सत्ता तय करती है। और अगर आप सरकार में नहीं है, सरकार से बाहर हैं, तो आपकी आबादी कितनी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 लाख लोग सड़क पर निकल जाओ, एक अपने ऊपर हुई एफआईआर नहीं वापस ले सकते, लेकिन आप 1 लाख लोग एकजुट होकर वोट दे दो तो आप अपनी विधानसभा में एमएलए बना सकते हो। और वो एमएलए विधानसभा में खड़े होकर एक नहीं हजारों लोगों पर होने वाले अन्याय को रोक सकते। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया है, सबका हाथ थामा, सबकी मदद की है, सब पे भरोसा किया है। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको देना और ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, इस पेट को भरने के लिए, अपने लिए हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीते उसको इंसान कहते हैं। अपने लिए हर कोई जीता, जो दूसरों के लिए जीता उसको इंसान कहते हैं। 8 घंटे आप अपने लिए जीते हैं कि अपने परिवार को और अपने आप को अपना पेट भर सके। 1 घंटा इस उत्तर प्रदेश को, इस देश को, इस देश के संविधान को, गरीबों पर होने वाले जुल्म को, हक अधिकारों की जो डाका पड़ रहा है, इनको रोकने के लिए भी अगर 1 घंटा आप रोज काम करें, आप महसूस करो आपकी जेब में फोन है, इस फोन में 500 नंबर है। क्यों प्रधान जी, है या नहीं ये बताओ? 500 नंबर है इस फोन में। अगर आप कुछ ना करो, कभी ना जाओ, अगर अपने रिश्तेदारों को इस फोन पे, कम से कम रिश्तेदार तो आपका भरोसा करते ही होंगे, करते नहीं करते हैं? अगर फोन पे उनको ही समझाने लग जाओ, उनको ही बताने लग जाओ, उनको ही कहने लग जाओ कि मैंने आपको फोन किया है, आप अगले अपने 2-4 रिश्तेदारों को फोन कर लो, इसी तरह से तहरीक चला लो। तहरीक चलती कहां से है, चलाता कौन है, उसके अंजाम क्या होते हैं, ये 3 अलग अलग चीजें। चली है नगीना से, चला आप सब लोग रहे हैं, लेकिन जब अंजाम पे पहुंचेगी तो उत्तर प्रदेश के हर एक आदमी के आंसू पूछने के काम करेगी। इस बात पर मैं आपको विश्वास है। न किसी गरीब पे जुल्म करेंगे और न किसी गरीब पे जुल्म होने देंगे, न किसी को नुकसान पहुंचाएंगे
और ना किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। सबका हाथ पकड़ेंगे, सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, सबके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए इंतजाम करेंगे, एक नया इंकलाब करेंगे, एक नई आंधी लाएंगे, एक नई ताकत बनाएंगे। एक ऐसी सियासी ताकत होगी जिसमें हर एक आदमी भी, विरोधी भी महसूस करेगा कि ये ताकत किसी को मिटाने के लिए नहीं है, ये ताकत सबको आगे बढ़ाने। ये कब होगा मेरे साथियों? 1 साल का कार्यकाल हुआ है मेरा भी। आप समझिए किसी दफ्तर में कोई काम करने जाता है तो 1 साल की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि ले भाई अब तो कुछ काम कर ले। 1 साल हुआ है अभी। इस 1 साल में आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा कोई बोलता क्या? बताओ। आप एक रात पहले मसला बताते हो मामला, और मैं तरीका ढूंढता हूं रात रात में किस तरह से आपके मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। मैं आज आपको कह रहा हूं, इलाहाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो या नाहल का मामला हो या देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, किसी भी जाति धर्म के लोगों पे, महिलाओं पे, किसानों पे कोई जुल्म हुआ है, जैसे अनंतपुर में गुर्जर समाज के लोग साथ अन्याय हुआ, उनके घर गिराए गए, और मैं गुर्जर समाज के लोगों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका, आंख के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। मैं गुर्जर समाज के लोगों को समझा रहा था। लेकिन अब जब वहां फरीदाबाद में अनंतपुर में 7-7 साल से जो वहां रह रहे हैं, अब उसको जब बुलडोजर चला तो कल उनकी पंचायत, उनको समझ में आया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो किसी के नहीं, उनको सिर्फ पूंजीपति खुश करना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत कामयाब बात बताता हूं। उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, अब वो उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो विधायक, सांसद आपका होते हुए भी, आपके बीच का होते हुए आपकी समस्या को नहीं उठा सकता, वो कभी आपके लिए बोल नहीं सकता, आपका भला नहीं कर सकता। इस बात का ऑप्शन आप ये समझते हो कि ये पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर है, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। इसको घर जाके सोचना कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। आप सोचते हो पार्टियां सेकुलर है और पार्टियों को वोट देते। एक आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और 15 दिन पहले उसने कोई दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मिजाज बदल जाएगा? बताओ, बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा क्या? आप समझो, इस दल से पकड़ो, उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, टिकट नहीं मिला उस दल में जाओ, और वोट लो, और वोट लेके और जब जुल्म हो के परेशानियों को चुप हो जाओ। ऐसी व्यापार की राजनीति से आपका भला नहीं हो सकता। आपको अपने बीच के लोगों को, संघर्ष करने वालों को, आपके लिए लड़ने वाले लोगों को विधायक, सांसद बना के आगे भेजना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई कामयाब है। मैं पुणे उत्तर प्रदेश की टीम का और मेरे छोटे भाई डॉक्टर आकिब साहब का, वो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उन्होंने सबको दावत दी है, और जो देश भर से हमारी लीडरशिप आई है, इनको मैंने भी बुलाया था कि भाई आप आ जाना, आपको पता लग जाए कि उत्तर प्रदेश में जो चिराग आपने जलाया था नगीना से, उस चिराग में कितने नए चिराग जुड़ गए, ये दिखाने के लिए मैंने उनको बुलाया था। आप भी देख लो और कमर कस लो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत बन के आना है, और जब हमारे बीच का कोई आदमी सत्ता कुर्सी में बैठेगा तभी लोगों का भला होगा, तभी अच्छे स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियां बनेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, रोजगार के साधन आएंगे, नौकरी आएगी, बैकलॉग भरा जाएगा, प्रमोशन मिलेंगे, और यह अन्याय होना बंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उठा दो हाथ, पहले मेरे साथ नारे लगाओ, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, दलित मुसलमान करो विचार, पिछड़े दलित मुसलमान करो विचार, पिछड़े दलित मुसलमान करो विचार।
सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए कि एक लंबा समय हो गया, लगभग 3:30 बज गए हैं और आप लोग अपनी अपनी जगहों पर डटे हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले हक वंचित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं और मैं बार बार कहता हूं कि नमन करने का मेरा कारण यह है कि जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि अगर ये ना होते तो हम ना होते। उनका एक एक पल, उनके जीवन का संघर्ष, उनका समर्पण, उनका त्याग इस बात की गवाही है कि मुल्क इतनी आसानी से ना आजाद हुआ और ना मुल्क में इतनी आसानी से हक वंचित कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकार मिले। इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी। मैं बहुत सारा धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा जो इतनी शानदार जो है इस महफिल में जो इतने शानदार चेहरे इस स्टेज पर बैठे हैं, मैं दिल की गहराई से का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैंने बहुत सारे साथियों को सुना, मैंने और हमारी पार्टी ने आपके एक एक मसले को नोट किया। ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये एक दिखावटी चर्चा नहीं है, ये कोई कार्यक्रम करना है उसके बाद अपने घरों को लौट जाना है। ये एक तहरीक है, ये एक आंदोलन है और ये आज उसकी शुरुआत का दिन है और ये लखनऊ है। आज हम लोग लखनऊ में हैं और कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन सच पूछिए कि मुस्कुराने जैसे हालात नहीं। हालात तो ऐसे हैं कि जो तकलीफ में है वो रो भी नहीं सकता, अपना जख्म भी, अपना दर्द भी बयां नहीं कर सकता। ये हालात बड़े शानदार वक्ता जो इस मंच से अपनी बात इन्होंने रखी और बहुत सारे वक्ता ऐसे भी हैं जो समय कमी कारण बोल नहीं पाए, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की टीम ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत शानदार संगठन बनाया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री जी, और जब इस कार्यक्रम पे मेरा डिस्कशन हुआ था डॉक्टर आकिल से, कार्यक्रम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और फिर इस कार्यक्रम की शक्ल कैसे संवाद के रूप में है, मैं इस पर भी आपके सामने अपनी बात रखूंगा। अब आप, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, वहां से लेके यहां तक सुल्तान साहब से लेके और शैलेंद्र वर्मा साहब तक, इतने शानदार चेहरे वहां बैठे हैं। रईस साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, मेरे छोटे भाई सुल्तान साहब हैं, इंजीनियर मोहम्मद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, इम्तियाज साहब हैं, महबूब मतलूब नेताजी हैं, मेरे प्यारे साथी और अभी झारखंड का नेतृत्व कर रहे, जिनको मैंने यहां सुना भी, काशी प्रजा साहब हैं, बिहार का नेतृत्व कर रहे हमारे लीडर जोहर आजाद साहब हैं, राम मौसम साहब हैं, हमारे डॉक्टर तोहिद साहब हैं, गुलजार भाई हैं, हमारे प्रदेश के शानदार प्रदेश अध्यक्ष जी हैं चित्तौड़ साहब, डॉक्टर आकिब साहब हैं, फिर सौरभ किशोर जी हैं, मेरे बड़े भाई एहसान कुरैशी साहब बैठे हैं जो मेरे जिले के भी हैं और उनका बहुत सारा प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। निजाम चौधरी साहब हैं, पूर्व विधायक, और इनके वालिद साहब भी हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता हैं, वो तबियत की खराबी की वजह से नहीं आ पाए। नवाजिश खान साहब यहाँ हमारे बीच मौजूद है, बीडी नकवी साहब हैं, आप साहब से मेरा आज ही तारुफ हुआ जब मैं आपको यहाँ सुन रहा। शैलेंद्र वर्मा साहब तो तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पिछली पंक्तियों में भी हमारी बहुत शानदार लीडरशिप है। मेरठ के लोग हैं, नगीना के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं, क्योंकि बुलाया तो सभी लोगों को है, गाजियाबाद तक के लोग बैठे हुए हैं
अब सबसे पहले तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले नगीना के लोग आप दोनों हाथ खड़े करके धन्यवाद बोलो। धन्यवाद नगीना वालों। प्यारे साथियों, यहां की जो लीडरशिप है इस मंडल की, आदिल साहब, सोहेल साहब, जोहर साहब, जुबैर साहब, जुनेर साहब, सावेद साहब, अब्दुल महमूद साहब, रियाज भाई, मुबीन भाई, आरिफ भाई, अनीस गाजी साहब, साहिल खान, दिलावर शेख साहब, किस्मत अली साहब, हमारे सांसद प्रतिनिधि भी यहां मौजूद हैं हमारी लोकसभा के, और हमारे लोकसभा के जिला पंचायत सदस्य और तमाम सीनियर नेता भी यहां मौजूद। सम्मानित पत्रकार साथियों, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया के साथियों के साथ, वो भी आज सुबह से कह रहे हैं सर इतना समय किसी का इंतजार नहीं करते हैं, जल्दी बोल लो जल्दी बोल लो। और हमारे छोटे छोटे परिवारों से निकल के आज गांव गली देहात के जरिए असल खबरों पे बहुत बेहतरीन प्रकाश डालने वाले मैं मीडिया के यूट्यूब मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता कि उन लोगों ने भी कंपटीशन तो बना दिया है, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता। आज तक तो कई बार उनके चैनल से उठा के खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग चलाते। मेरे याद है मैंने लास्ट टाइम एक भाषण दिया था कावड़ के समय, और मेरा भाषण, क्योंकि मैं वकील हूं तो मैं संविधान के खिलाफ जाके एक शब्द नहीं करता। इस मंच से बहुत सारी बातें की गई, सबसे मैं सहमत हो सकता हूं, उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं संवैधानिक पद पे हूं और मैं संवैधानिक तरीके को ही सही तरीका मानता हूं, तो मैंने तब दिया था एक बयान एक गांव में नजीबाबाद के, और वो बयान ये था, आज भी वो तार्किक है। आज जब मैं उस बयान को दोहराऊंगा तो भी मीडिया हो सकता है पता नहीं क्या क्या कहकर चलाए, लेकिन आज भी मैं उस स्टैंड पर खड़ा हूं। मैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ये मानता हूं कि भारत का संविधान सभी को बराबर की आजादी देता है, सभी को बराबर के हक देता है, सभी को बराबर के अवसर देता है। और आज भी मैं इस बात को दोहराते हुए कहता हूं कि भारत में बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी को छीना जा रहा है। मुझे इस बात को कहने में कोई शिकवा शिकायत नहीं है, ये हो रहा है आंखों के सामने। मैंने कहा था तब कि 1 महीने करीब कावड़ का त्योहार चलता है, सरकार पूरी व्यवस्था करती है, प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है, सरकार के लोग फूल बरसाते होना चाहिए, सभी के धर्मों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर मुसलमान ईद की नमाज जो 15 मिनट की होती है उसमें पैर अगर सड़क पे रख लेगा तो पीछे से पुलिस का डंडा लग जाएगा कि पैर आगे को रख, पीछे को मत कर लियो पैर। उस बात को गांव के लोगों ने रिकॉर्ड किया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने चलाया कि चंद्रशेखर आजाद का विवादित बयान। तो भैया कौन सा विवादित बयान है, मुझे ये तो बता दो कौन सा विवादित हिस्सा है उसका। इसलिए मैं मीडिया के साथियों को, जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, ये कार्यक्रम जो है मुस्लिम संवाद, समस्या और समाधान, आप तीनों लोग पहले बैठ जाओ, दूसरी बात नहीं बोलूंगा। ये जो वॉलंटियर साथी इनको कह रहा हूं, मैं एक बात को एक ही बार बोलता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों की बात तो वो समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कह रहा हूं, ग्रीन शर्ट वाले बच्चे, आपसे कह रहे हैं, आपसे कार्यकर्ता हो ना आप, तो बैठिए ना सर, आपसे कह रहे हैं बैठने के लिए। ये पत्रकारों का नहीं पढ़ने देना, आप बैठ जाओ, आप बैठ के सुनोगे नहीं तो फिर अमल कैसे करोगे, उस पर काम कैसे करोगे। जब टीचर कक्षा में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट टीचर की बात पर ध्यान न देके इधर उधर की बातों पर ध्यान देते हैं, जंगले को झांकते हैं, फोन पे ध्यान देते हैं, आपस में बातें करते हैं, जब पेपर आता है तो वो उत्तर भी ऐसा ही लिख के आते हैं और वो होता है कि सफाई के नंबर दे देना, बाकी हम पे कुछ आता नहीं। तो इसलिए मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा कि वो बैठ के सुने, अपने मेरी बात को अपने दिमाग तक ले जाएं और यहां से जाने के बाद उसमें अमल करें।
जब उस पर काम करेंगे तभी तकदीर बदलेगी। अगर तकदीर सिर्फ सुनने से और बोलने से बदलती तो शायद सबकी बदल गई, क्योंकि सुनते बोलते तो हम लोग है ही ना। तो जब इस कार्यक्रम पे चर्चा हुई तो चर्चा ये थी कि वक्त का अमेंडमेंट हुआ और बिहार में एक बहुत मजबूत आंदोलन चल रहा है। बिहार में जिन संगठनों ने आंदोलन को कॉल किया उन्होंने मुझे भी बुलाया। जब उन्होंने मुझे बुलाया तो फिर हमने ये चर्चा की पार्टी में, अपने पार्टी के सीनियर लीडरों से कि भाई ये पार्टी तो बहुजन समाज की पार्टी है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, जैन, सिख, बोर्ड, ईसाई सबकी पार्टी है। तो इस मामले को देखो कि इस मामले में जो परेशानी कल खड़ी होगी वो कितने % लोगों को होगी। और फिर ये चर्चा हुई कि इस पे जिले जिले वाइज मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग करके हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि किस तरह से सरकारें हमारे हक हुकूक को संवैधानिक तरीके से, डंडे से नहीं, संवैधानिक तरीके से छीनने का काम है। तो बात यह हुई कि पहले कार्यक्रम जिलों में होंगे, लेकिन फिर चर्चा इस बात पे आई और यह भी कहा गया कि चर्चा हो, समस्या जानी जाए और समस्या का हल निकाला जाए। तो इसलिए आज की जितनी चीजें आपने रखी, चाहे वो तालीम से जुड़ी हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हो, चाहे वो धार्मिक आदत से जुड़ी, उन सब चीजों को नोट किया गया। उनको हम लोग आने वाले चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, इस बात का मैं आपको वादा देता हूं।